हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर समझना आपको पूरा डिटेल में होगा, तभी जाके आप पूरा समझ पाएंगे। तो आपको लेक्चर पूरा देखना है। लेक्चर देखते वक्त आपके जो ब्लैंक नोट्स जो है वो अपलोड कर चुके हैं हम, तो वहाँ से आप पहले इसको डाउनलोड कीजिए, फिर इसको देखिए और साथ ही साथ आप खुद से लिखिए, क्योंकि इसके अंदर जो नोट्स में लिखा गया उतने तक का ही लिखिएगा, समझिएगा पूरा, लेकिन लिखिएगा नोट्स के अंदर जितनी खाली जगह छोड़ रखी है उतनी, क्योंकि एग्जाम के लिए याद उतना ही करना है जितना नोट्स में खाली जगह छोड़ रखी है उतना ही। लेकिन समझना, अब जैसे कॉन्सेप्ट जो पूरा ही समझा जा सकता, आधा अधूरा नहीं समझा जा सकता, इस वजह से लेक्चर पूरा देखिएगा, लेकिन लिखिएगा उतना पार्ट जितना आपके नोट्स के अंदर ब्लैंक जगह छोड़ रखी है वो। नोट्स का पहले ब्लैंक वाला जो है उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसको अपने पास रखिए और फिर जो है इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। क्लियर है? तो अब जो है वो लेक्चर हम ऐड कर रहे हैं नोट्स के साथ, इसको देखिएगा। सारे नोट्स आपके अवेलेबल हो चुके हैं, तो सारे नोट्स जो वो आप डाउनलोड कीजिएगा। और जो 100 ब्लैंक वाले हैं उसके चाहे तो आप 2-3 सेट निकाल दीजिएगा। पहली बार अगर भरोगे तो एक सब्जेक्ट का आपको 3 या 4 घंटे लगेंगे। दूसरी बार उन्हीं नोट्स को वापस फिल करोगे तो आप या 2-3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दोगे। तीसरी बार के अंदर तो 100% आप 1 घंटे में कर लोगे, क्योंकि हमने पढ़ पूरा डिटेल में रखा है। तो इस वजह से आपको 1 घंटे में एक सब्जेक्ट जो वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वर्कबुक इसी तरीके से बनाई है, जो नोट्स है वो इसी तरीके से बनाए गए, उसमें ब्लैंक जगह छोड़ रखी। तो ब्लैंक वाला है जो उसकी प्रिंट आउट निकालिए, फील्ड वाले का प्रिंट आउट मत निकालिएगा। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन आप मत निकालिएगा क्योंकि उसका मतलब नहीं है। उसकी जगह ब्लैंक वाले के 2-3 सेट निकाल दीजिएगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 3 या 4 सेट निकाल दीजिए तो 4 बार आपके हाथ से निकल जाएगा। मेन चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। सर अब ये मत कह देना कि ये भी बहुत ईजी चैप्टर है। बहुत ईजी चैप्टर है ये भी, अगर आपने इसका सही से कॉन्सेप्ट समझा तो। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो उस केस के अंदर ये बड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और आधा पोर्शन आज कर लेंगे, आधा पोर्शन इसका कल करेंगे। क्लियर है? और है बहुत ईजी चैप्टर, लेकिन आपको बस थोड़ा सा शुरुआत के अंदर ध्यान से समझना होगा। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से समझ लिया, फिर आगे तो अपने आप आंसर होते जाएंगे, अपने आप क्वेश्चन होते जाएंगे। देखो, एक एग्जांपल है जिसे समझिएगा। सपोज हमने क्या किया, कुछ पैसे लगाए और हमने क्या किया, हिमाचल के अंदर एक ये खेत लिया। किसका खेत? सेवों का खेत। ठीक है, जिसमें क्या है 1000 एप्पल ट्रीज है। अब आप बताइए, एप्पल ट्री जो है वो आपके लिए कैपिटल है या रेवेन्यू है? सर ये तो एसेट है, ये हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो ये क्या हो जाएगी? एसेट होगी। और ये हमारे लिए क्या होगी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सही बात है भाई, क्योंकि ये भी क्या होंगे अपने लिए, अपने को क्रॉप देंगे, मतलब एप्पल देंगे, और अपन क्या करेंगे, उनको सेल करेंगे मार्केट के अंदर। तो ये अपने लिए क्या हो गया? कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इस एप्पल के पौधों से अपने को क्या मिली? एप्पल मिली। अब क्या मिली इससे? एप्पल मिली, सेव मिली, और जिसको हमने क्या किया? मार्केट में सेल किया। ठीक है, तो ये क्या होगा? सेम एज गुड एज इन्वेंट्री होगा। सही बात है सर, ये सेम एज गुड एज इन्वेंट्री होगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। अब हमको कहा गया, या अपने दिमाग के अंदर एक आइडिया आया कि यार बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए, एक होटल खोल दी जाए, ताकि अपन क्या करें, होटल में भी पैसा कमा सके, वहाँ अच्छी खासी कमाई। तो इस वजह से हमने क्या किया, 250 जो है
एप्पल ट्री जो है वो क्या कर दिया, कट किए एंड सेल कर दिया उनको, ठीक है, सॉरी कट नहीं, उनको क्या कर दिया, सेल कर दिया, मतलब इतना पोर्शन हमने खरीद का क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। क्या ये कैपिटल रिसिप्ट होगी या रेवेन्यू रिसिप्ट होगी? सर ये एसेट का सेल है, ये क्या है, एसेट का सेल है। कैसे एसेट का सेल? तो देखो भाई एप्पल ट्री आपके लिए एसेट है, उससे क्या हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ यूनिट आपको मिल रही है, वो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पर आप एप्पल के ट्री को सेल कर रहे हो, मतलब आपने आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो होने वाले हैं उनको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, कौन सी सेल कहलाएगी, असेट की सेल कहलाएगी, और असेट की सेल कहलाएगी, इस वजह से ये क्या होगी आपके लिए, क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। क्लियर है भाई, इसके अंदर कोई डाउट आपको? लोकेशन चेंज करनी पड़ गई भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही थी तो उस वजह से। तो हमने कहा कि भाई देखो, अगर सपोज ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जिससे हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक अर्निंग जो है वो बढ़ रही है, तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, असेट कहते हैं। असेट की डेफिनेशन क्या है, जिससे हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक जो कैश बेनिफिट जो है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो क्या हो, इनहेंस हो, और जिसकी कॉस्ट मेजरेबल हो। तो असेट के मामले में हम क्या कहते हैं कि भाई अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इनहेंस हो रहे हैं मतलब वो असेट है, ठीक है। वहीं पर अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो रहे हैं तो मतलब हमने क्या किया है, हमारी कैपिटल असेट को कम किया है। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने 1000 एप्पल ट्री जो है वो परचेज किए थे, तो वो हमारे लिए क्या थी, असेट थी, क्योंकि पौधे से हम क्या कर रहे थे, सेव ले रहे थे, और सेव को हम क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, और उससे हम मार्जिन कमा रहे थे। तो जो सेव है, जो फ्रूट है, वो हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री है, और जो पौधा है वो हमारे लिए क्या है, असेट है। अब हम अगर फ्रूट को सेल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए रिसिप्ट जो है वो क्या हो जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। और वहीं पर अगर हम बात करें हमारे पौधे की सेल की, अगर हम हमारे एप्पल के ट्री को सेल करते हैं तो वो रिसिप्ट कैसे हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। बस ये सेम ही कॉन्सेप्ट है जो आपका इस कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर, और अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको फिर पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं। अब होता क्या है, देखिए सपोज ये टाटा की एक कंपनी है, टाटा मोटर्स, ठीक है, एक टाटा स्टील, एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एक टाटा FMCG, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां सपोज। अब इन सारी कंपनियों के ओनरशिप अगर अपने पास रखनी है तो 51% शेयर सारी कंपनियों के क्या होने चाहिए, अपने पास होने चाहिए। तो अब इसको किस तरीके से करें, तो अपने लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि हम क्या करें, इसको ध्यान रखेंगे कहीं 51% कोई और तो नहीं लेके गया, कहीं 51% और तो नहीं लेके गया। तो हमने क्या किया, एक कंपनी बनाई टाटा ग्रुप, और इसने क्या किया, 51% इसमें शेयर ले लिया, 51% इसमें शेयर ले लिया, 51% इसमें शेयर ले लिया, 51 इसमें शेयर ले लिया। और इस टाटा ग्रुप ने क्या, टाटा ग्रुप के शेयर जो है वो 51% सपोज रतन टाटा ने ले लिया। एक्चुअल रतन टाटा के पास 51% नहीं है, लेकिन सपोज ये 51% रतन टाटा ने ले लिया। अब इससे होगा क्या, रतन टाटा जी जो है वो क्या कर सकते हैं, इससे ये टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा FMCG सारी की सारी जो है वो क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। समझ पा रहे बात? तो वैसा क्या होता है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, मतलब ऐसे सिचुएशन हो, तो उस केस के अंदर जो 51% शेयर जो होल्ड कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी, और जिसमें 51% शेयर होल्ड किए जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी। और भी है, और भी तरीका है जिसमें सब्सिडरी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ यही देखेंगे, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, अब सपोज ये क्या हुआ, इस कंपनी ने H लिमिटेड ने कुछ पैसा कमाया, ठीक है, और S लिमिटेड ने कुछ पैसा कमाया। अब क्योंकि S लिमिटेड के 51% शेयर अपने पास है, तो S लिमिटेड जितना कमाएगी उसका भी 51% क्या होगा, अपने पास होगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया कि भाई AS21 बनाया गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और उसने कहा कि ये जो H लिमिटेड हो, तुम्हारी अकेले नहीं हो, तुम्हारी ये S लिमिटेड जो है
ये भी तुम्हारी है। हमने कहा हमारी कैसे, तो उन्होंने कहा कि इसको कंट्रोल कौन करते हो, हमने कहा कि हम कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने कहा जो कंट्रोल करता है ये उसी की है। अच्छा, हमने कहा कि एस लिमिटेड हमारी, हमने कहा हाँ। एच लिमिटेड ने कहा ठीक है हमारी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो 2 तरीके के बनने चाहिए। हमने कहा कैसे, एक तो आप सेपरेट बनाओ, हमने कहा कि खुद के, ठीक है हम तो वो तो बनाने वाले ही है वैसे। एक उन्होंने कहा कि आप क्या करो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब, अब देखो इस जैसे टाटा वाले एग्जांपल के अंदर एक बैलेंस शीट कैसी होगी, इस ग्रुप की बैलेंस शीट होगी। एक P&L कैसा होगा, इस ग्रुप का P&L होगा। एक कैश फ्लो कैसा होगा, इस ग्रुप का होगा, कि टोटल ग्रुप ने मिला के कितना कमाया। समझ पा रहे बात। तो एच लिमिटेड जो है वो एच लिमिटेड अकेले नहीं, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों ने मिल के कितना कमाया, क्योंकि एच लिमिटेड ही अल्टीमेटली एस लिमिटेड को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों की मिल के बैलेंस शीट कैसी है, और एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों की मिल के कैश फ्लो के स्टेटमेंट कैसा है, तो ये सारा बनाना होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। आज हम इसका आधा पार्ट देखेंगे, आधा पार्ट है जो हम इसका कल देख लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और उसके बाद में ये कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें देखने, और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसके थोरोली जो है वो स्टडी करके इसके क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ये एक कंपनी है एच लिमिटेड जिसकी बैलेंस शीट है, और ये एक एस लिमिटेड है जिसकी बैलेंस शीट। एच लिमिटेड में फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 1000 शेयर ले रखे उसने 1,30,000 में। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच के 1,50,000, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100, 1500 शेयर हो गए। 1500 में से 1000 अपने पास है, ठीक है, मतलब एच लिमिटेड के पास है, अपन एच लिमिटेड है। करंट एसेट 50,000, करंट लाइबिलिटी 80,000, 6% डिबेंचर 1 लाख के, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 का, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। वैसा वैसा एस लिमिटेड का दे रखा 1,50,000, 50,000, 40,000, 10,000 और ये 2,10,000 और ये 40,000। इस तरीके से इसकी बैलेंस शीट दे रखी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इस चैप्टर को और अच्छे से क्लियरली समझना है तो आप एक AS 13 का जो लेक्चर है अकाउंटिंग वाला वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है वहीं से पिकअप किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पूरा समझा भी दूंगा। अगर सिर्फ सेकंड ग्रुप कर रहे हो तो आप वहाँ ना भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर बोथ ग्रुप कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट यहाँ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट किया गया हमने 1/4/2020 को। 1/4/2020 को इसके रिजर्व एंड सरप्लस जो थे वो कितने थे, 20,000 थे। अब समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, कितने पैसे इन्वेस्ट किए, हमने इन्वेस्ट किए 1,30,000, ठीक है। और हमने 1,30,000 इन्वेस्ट करके क्या किए, कितने शेयर खरीदे, 1000 शेयर्स खरीदे, ठीक है। आउट ऑफ कितने थे उनके पास, 1500 शेयर्स थे, आउट ऑफ 1500 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। क्लियर है भाई। एस लिमिटेड के टोटल 1500 शेयर थे जिसमें से 1000 हमने खरीद लिए। सही बात है सर, मतलब हमने कितने परसेंट होल्ड कर लिया, हमने 66.66%, ये हुआ ना 1000 डिवाइडेड बाय 1500, हमने कितना 66.66% हमने क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। हमने 66.66% में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। इज इट ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। अब ये जो 1,30,000 है ये इन्वेस्ट किया तो इसके बदले में हमें क्या मिला, मतलब सर सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, 10 लाख रुपीज़ के अंदर हमने क्या किया, 1000 ट्री परचेज किए थे। तो उस केस के अंदर 10 लाख रुपीज़ के अंदर क्या मिले थे, 1000 एप्पल ट्री मिले थे, एसेट मिले थे, ठीक है। यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया तो बदले में हमें क्या मिलेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 1,30,000 जो रुपीज़ के अंदर जो 1000 शेयर खरीदे, इसका मतलब क्या हुआ कि एस लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी उस दिन, उसमें क्या हो गया 66.66% हमारा हो गया। क्या क्लियर है भाई।
अब इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1,50,000, तो इस 1,50,000 में से 66.66% किसका है? हमारा है। समझ पा रहे हो बात? क्योंकि हमने परचेज किया 66.66%। उस दिन उसके रिजर्व एंड सरप्लस थे 20,000 के। अब रिजर्व एंड सरप्लस जो है उसमें भी 66 ये बाद का 30,000 बाद का हम बाद में देखेंगे, ठीक है। 1/4/2020 को इसने इन्वेस्ट किया, उस दिन की बात करते हैं। तो ये जो 20,000 है इसमें भी 66.66% किसका है? हमारा है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी 66.66% हमारा है, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ कहने का, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो आपकी टोटल एसेट इसकी एस लिमिटेड की जो टोटल एसेट है माइनस टोटल लाइबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये जितनी भी है, ये जितना बचेगा ये किसका बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर का बचेगा। और ये जो इक्विटी शेयर होल्डर का जितना बचेगा उसमें से 66.66% जो है वो किसका है? हमारा है। इज इट ओके? ठीक है। वहाँ पर हमने क्या किया? 10 लाख रुपए में 1,000 पेड़ खरीदे। तो यहाँ पर हमने जो 1,000 शेयर खरीदे, इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी में 1500 शेयर में से 1,000 अपने पास है, मतलब उस कंपनी के जो भी उनके इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो भी है वो उसका 66.66% किसका है? हमारा है। क्लियर है भाई? समझ पा रहे बात? यहाँ तक के तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। अब ये देखो, ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर आपका क्या किया जाता है? परचेज करते वक्त प्रॉफिट लिखा जाता है। बाकी कहीं परचेज करते वक्त प्रॉफिट लिखते हो क्या? नहीं। परचेज करते वक्त प्रॉफिट कैसे? जैसे सपोज आपने 1,000 की एसेट थी, कोई भी 1,000 का गोश्त था और वो आपने क्या किया? अपने फ्रेंड से खरीदा और वो आपने 800 पे खरीदा, तो आप क्या ऐसा कहते हो कि 200 रुपये का परचेज के वक्त प्रॉफिट हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश 800 और टू प्रॉफिट ऑन परचेज 200, ऐसा करते हो? या परचेज टू कैश सीधा 800 से करते हो? सर परचेज टू कैश सिर्फ 800 से करते हैं। क्लियर है? लेकिन एक ये सिचुएशन हो गई और एक अमालगमेशन की सिचुएशन हो गई जहाँ पर आप क्या करते हो? परचेज के वक्त ही प्रॉफिट लिखते हो। सर कैसे? समझिएगा। AS21 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई साहब आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? हमने कहा हमने खरीदे हैं, कितने में खरीदे? 1,30,000, ठीक है। उन्होंने कहा 1,30,000 में क्या खरीदा? हमने कहा इस 1,30,000 में हमें क्या मिल गया? शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,50,000, उसका 66.66% किसका हो गया? हमारा हो गया। तो उन्होंने कहा ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, 1 लाख। तो उन्होंने कहा 1 लाख का तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हिस्सा हमारा, ठीक है। और उस दिन रिजर्व एंड सरप्लस जो थे वो कितने थे? रिजर्व एंड सरप्लस जो थे वो कितने थे? 20,000 थे। उसका भी 66.66% हमारा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 20,000 इंटू 0.6666 कितना हो गया? ये 13,333। तो हमने कहा कि देखो भाई, हमने टोटल 1,30,000 रुपये दिए, जिसमें से हमें एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गई 1 लाख की और उसके रिजर्व एंड सरप्लस मिल गए 13,333 के। तो टोटल हमें वापस मिला कितना? 1,13,333। तो क्या हम बेवकूफ़ थे कि 1,13,333 के एसेट के लिए हमने 1,30,000 दिए? तो एस कहता है कि नहीं, आप बेवकूफ़ नहीं थे, आपने ये ख़रीदा है किससे? मार्केट से ख़रीदा, और मार्केट के अंदर वैल्यू जो वो ज़्यादा हो सकती है। हमने कहा कि मार्केट में वैल्यू ज़्यादा हुई तो अब इसका क्या करें? तो इन्होंने कहा कि ये जो मार्केट में ज़्यादा वैल्यू हुई है इसका कारण क्या था आपका? अगर इनके आपने ज़्यादा पेमेंट किया, इसका मतलब आपने क्या किया? इस कंपनी में किसके लिए पेमेंट किया? गुडविल के लिए पेमेंट किया। 1,30,000 माइनस 11,333, तो ये 16,667 रुपये 67। क्या हम इसको अपने बुक्स के अंदर लिख सकते हैं इस गुडविल को? हाँ लिख सकते हैं। हम इस गुडविल को अपनी बुक के अंदर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। सपोज सर
मान लीजिए अगर ये 1 लाख के अंदर खरीदा होता, 1 लाख के अंदर खरीदा होता और टोटल हमें शेयर मिलता है 1,33,333 का, तो उस केस में तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता तो ये जो 13333 है, आपने जो ज़्यादा वैल्यू प्राप्त की है, इसे आप क्या किस में ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व। इसे आप किस में ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व। और अगर ये सिचुएशन है तो अगर ज़्यादा मिला है, ज़्यादा दिया है तो आपने किसके लिए दिया है? गुडविल के लिए दिया। और अगर कम दिया तो आपका ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व। सर सेम अमालगमेशन वाली बातें हो रही है, सेम अमालगमेशन वाली बातें हो रही है, आपकी बात सही है। अब समझिएगा यहाँ पर अब ये जो है सर, आपने ये तो लिया रिजर्व एंड सरप्लस, जिस दिन परचेज किया उस दिन 20,000 था। अब उसके बाद में ये जो 30,000 थी, ये जो प्रॉफिट है इसका क्या करेंगे? इस 30,000 के प्रॉफिट का क्या करेंगे जो इन्होंने बाद में किया? तो आपने क्या किया था? एप्पल के ट्रीज खरीदे थे ताकि क्या हो, उससे एप्पल के फ्रूट मिले और आप उसे क्या करो? सेल करो और उससे क्या करो? रेवेन्यू जनरेट करो। वैसे आपने एस लिमिटेड के अंदर शेयर खरीदे थे ताकि आपको क्या हो? एस लिमिटेड प्रॉफिट कमाए और वो प्रॉफिट आपके पास आए और वो प्रॉफिट आपके लिए अर्निंग हो। तो जैसे एप्पल के अंदर एप्पल के जो फ्रूट सेल करके जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। वैसे इस कंपनी के अंदर, एस लिमिटेड के अंदर जो इन्वेस्ट किया उसके बाद में जो उसने प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट उसके बाद में जब इन्वेस्ट किया उसके बाद में जो प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट से अगर कुछ हमें अर्निंग होगी तो वो हमारे कहाँ हो जाएगी? P&L में जाएगी। वो कहाँ जाएगी? हमारे P&L में जाएगी। मतलब होल्डिंग लिमिटेड के कहाँ जाएगी? P&L में जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? एट द ईयर एंड हम क्या कहेंगे? जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब हम क्या कहेंगे कि भाई साहब एच लिमिटेड क्या कहेंगे? प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड वो कहेगी मेरे पास पहले से कितने का प्रॉफिट पड़ा है। तो हमने कहा कि तुम्हारे पास पहले से प्रॉफिट पड़ा है रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 का ईयर एंड पे। उसके अलावा शेयर इन एच लिमिटेड प्रॉफिट। एच लिमिटेड में जो हमने इन्वेस्ट किया, सब्सिडी कंपनी में जो हमने इन्वेस्ट किया, उसने क्या किया है? 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, इस 30,000 का कितना परसेंट? 66.66% किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। मतलब कि 0.6666 इंटू 30,000 कितना? 20,000 रुपीज़ हमें मिलेगा। तो मतलब टोटल हमारा प्रॉफिट का बैलेंस कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। एक बार इसको थोड़ा समझिए, एक बार बैलेंस शीट बना लेते हैं। एक बार फिर जब बैलेंस शीट बना लेंगे साथ वाले, तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसको पूरे को एक बार रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो हमने कहा कि भाई हमने इन्वेस्ट किया था, जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन जितना शेयर था वो मिला हमें, वो हमारे क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे? अगर हमने ज़्यादा पेमेंट किया तो गुडविल के लिए दिया और कम दिया तो कैपिटल रिजर्व के लिए दिया। यहाँ तक बात खत्म की। फिर हमने कहा कि जिस दिन इन्वेस्ट किया उसके बाद में कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया तो वो क्या होगी? एप्पल के फ्रूट के जैसा होगा, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट जैसा होगा, और उसमें जो हमें शेयर मिलेगा वो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा, मतलब हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। क्लियर है? अब 66.66% तो हमारे पास है, बाकी का 33.33% किसके पास है? तो बाकी का 33.33% किसी आउटसाइडर के पास है। अब वो एक हो सकता है या बहुत सारों के पास मिलकर होगा। तो इन्होंने ये 21 ने कहा कि जो बाकी वाले सारे हैं ना, उन सारों को क्या कहा जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब कि वो माइनॉरिटी है भाई, ज़्यादा पोर्शन तो आपके पास है, बाकी कम पोर्शन उनके पास है। तो उन सारों को एक ही नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? माइनॉरिटी। तो उन्होंने कहा कि अब ये भी पता करो कि माइनॉरिटी के पास कितना। तो हमने कहा कि ये तो बहुत आसान है। क्या माइनॉरिटी के लिए भी ऐसा होगा कि उस दिन परचेज कब किया और सेल कब किया? नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा क्या कब निकलेगा? एट द ईयर एंड, जब आपका साल ख़त्म होगा तभी आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या कहेंगे कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल तुम कितने की हो? इक्विटी शेयर कैपिटल ने कहा मेरी वैल्यू 1,50,000 है। उन्होंने कहा इस 1,50,000 का 33.33%
मेरा है। हमने कहा कि तुम कौन, तो उन्होंने कहा मैं माइनॉरिटी। हमने कहा माइनॉरिटी मतलब, उन्होंने कहा 66.66% आपके पास है, बाकी का 33.33% हमारे पास है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 66.66% आपने अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कैलकुलेट कर दिया, कॉस्ट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट था वहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, बाकी का 33.33% हमारा है। तो हमने कहा कि ठीक है ये ले जाओ, तुम्हारा कितना हो गया, ये 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 33.33%, तो ये हो गया 50,000। उसने कहा कि राजा अभी रिजर्व एंड सरप्लस का कौन देगा, हमने कहा कि ये लो भाई रिजर्व एंड सरप्लस का भी ले लो। हमने कहा कितने 20,000 का, उन्होंने कहा नहीं 20,000 का नहीं, मैं तो हमेशा से ही 33.33% था। आप पहले आए, आपने आके 66.66% जो है वो 1/4 को ख़रीदा, बाकी मैं तो 33.33% कंटिन्यू था, उससे पहले भी था, जिस दिन आपने ख़रीदा उस दिन भी 33.33% था, और उसके बाद में भी आज भी मैं कितना हूँ 33.33% हूँ। तो हमने कहा मतलब क्या कहना चाहते हो, उन्होंने कहा कि जो 50,000 का टोटल प्रॉफिट है ना उसका 33.33% मुझे दे दो। हमने कहा कि ये लो 50,000 का 0.3333, तो ये कितना 16,667 16,667 रुपये है जो क्या कर दो मुझे दे दो। हमने कहा कि ठीक है, क्लियर है। हमने कहा कि ठीक है ये ले लीजिए। अब ऐसा करके हमने क्या किया, ये जो एसेट है, अब समझिएगा ध्यान से, अब समझिएगा, अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो हमने क्या कर दिया, इसको हटा देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को हटा देंगे एंड रिजर्व एंड सरप्लस को हटा देंगे, बाकी वालों सारों को क्या कर देंगे टोटल कर देंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे, इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में जितना ज़्यादा या कम दिया वो गुडविल या कैपिटल लेजर के पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल का जो हमारे पास है वो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ले लिया, ठीक है, और जो माइनॉरिटी के पास है वो माइनॉरिटी ने ले लिया, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग जो था उसका जितना पोर्शन हमारे पास था वो हमने क्या कर दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ले लिया, और जो बाद में प्रॉफिट कमाया वो हमने क्या कर दिया हमारे कंसोलिडेटेड P&L में ले लिया, और जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट था ओपनिंग में और इस साल वाले में वो पूरा का पूरा माइनॉरिटी ने अपने में ले लिया। सर ऐसा करेंगे तो क्या बैलेंस शीट मैच हो जाएगी क्या, बैलेंस शीट तो मैच होनी ही है। अपन इस बैलेंस शीट को थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि अपने को बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। consolidated बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड कैसे होगी, कंसोलिडेट मतलब टोटल करना, तो हम क्या करेंगे सिंपली टोटल करेंगे। फिक्स एसेट शुरू में कितना था 2 लाख, और ये कितना है 2,10,000 एच लिमिटेड का, तो टोटल हम क्या करेंगे फिक्स एसेट कितने से लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख होल्डिंग की, 2,10,000 सब्सिडरी की, देखिए ना 2 लाख और 2,10,000 कितना हो गया 4,10,000 4,10,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या, नहीं, इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड में जिसको हम क्या कर चुके हैं एडजस्ट कर चुके हैं, और उसके अलावा करंट एसेट कितने की हो गई 50,000 और 40,000 कितने की 90,000, कितने की हो गई 90,000। इक्विटी शेयर कैपिटल किसकी लेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके लेंगे होल्डिंग के लेंगे, क्योंकि इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो हमने एडजस्ट की है, कहाँ की है वो हम अभी देखेंगे। कितना हो गया 1,50,000, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, अब इस रिजर्व एंड सरप्लस को रहने दीजिए। 6% डिबेंचर कितना है, कितने के हो गए 6% डिबेंचर 1 लाख के 1 लाख और 40,000, सॉरी 1,40,000, कितना हो गया 1,40,000। एंड करंट लाइबिलिटी कितना हो गया 80,000 और 10,000,
80,000 होल्डिंग का और 10,000 सब्सिडी का, 90,000। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस कितने 50,000 लिखे क्या? नहीं, इन तीन को तो अपन ने कैलकुलेट किया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कैलकुलेट किया तो हमने कितना कैलकुलेट किया 16,667 की गुडविल। तो गुडविल किस में लिख देंगे? एसेट साइड में। कितना लिख देंगे? 16,667। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस टोटल कितना हुआ 50,000 प्लस 1667 66.667 66,667। क्लियर है? ये हो गया 66,667। ठीक है। और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना है 70,000। माइनॉरिटी का यही है ना 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 33.33 तो 50 और 70। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? अभी इसके प्रेजेंटेशन पे मत जाइएगा, प्रेजेंटेशन वगैरह हम सारा बाद में देखेंगे, अभी आप इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना 70,000। बैलेंस शीट मैच करके देखिए, बैलेंस शीट मैच करके देखिए तो कितना होता है 1,50,000 प्लस 66,666 प्लस 1,40,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 5,16,667 रुपये। 410 प्लस 166 प्लस 90,000 5,16,667। ठीक है सर। बैलेंस शीट तो मैच हो रही है, बैलेंस शीट तो मैच होनी ही है, बैलेंस शीट तो मैच होनी ही है। सर क्या किया, एक बार वापस पूरा रिवाइज कर सकते हैं क्या? तो देखो हमने क्या किया, हम होल्डिंग लिमिटेड है, हमने क्या किया कुछ इन्वेस्ट किया सब एक कंपनी में, और वो जो था वो इन्वेस्टमेंट 51% से ज़्यादा था। इस वजह से एज 21 आता है कि भाई अगर 51% से ज़्यादा इसका मतलब आप कंट्रोल करते हो और क्योंकि कंट्रोल करते हो तो आपको क्या करना चाहिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। हमने कहा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे? तो उन्होंने कहा अब जो आप हो एच लिमिटेड और जो एस लिमिटेड है आप दोनों अलग नहीं हो। हमने कहा अलग नहीं है मतलब, उन्होंने कहा अब आप दोनों दो जिसमें एक जान हो, मतलब कि अब आप दोनों साथ में हो। हमने कहा मतलब इसका क्या? तो उन्होंने कहा अब आपकी एक बैलेंस शीट दोनों की साथ में बनेगी, आपका एक कपल फोटो होगा, आपका एक भाई होता है ना जैसे हस्बैंड और वाइफ है तो उनका अलग अलग फ़ोटो हो रहे थे पहले, जैसे ही शादी होगी फिर उनका फ़ोटो कैसा होगा साथ में होगा। वैसे एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों अलग थे, लेकिन एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा उनका कपल फोटो होगा, मतलब उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एक कपल फोटो निकालना पड़ेगा, मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है जो बनानी पड़ेगी। क्लियर है? अब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो आप एसेट का क्या करोगे टोटल करोगे, लाइबिलिटी का भी टोटल करोगे और सारा का टोटल करोगे। लेकिन एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया तो उसकी बुक के अंदर क्या होगा एक इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट होगी। क्या वो कंसोलिडेटेड में आएगी? क्या नहीं, क्योंकि वो है किसके अंदर इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड के अंदर है। तो क्या वो इन्वेस्टमेंट अब शो होगा क्या कंसोलिडेटेड में? नहीं, क्योंकि वो एस लिमिटेड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है तो वो शो नहीं होगा। अब वो शो नहीं होगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके बदले में आपको क्या मिला है उनका वापस क्या कीजिए एडजस्ट कीजिए। हमने कहा किस तरीके से? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो पता कीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, सबसे पहले पता कीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। हमने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा आपने परचेज किया तो पैसा ज़्यादा दिया या कम दिया? हमने कहा परचेज किया तो टोटल हमने पैसा दिया था ये 1,50,000, उसके बदले में हमें एसेट जो मिली इक्विटी शेयर कैपिटल और उस दिन जो रिजर्व एंड सरप्लस थे वो उसके अंदर हमें 66.66% उसी दिन हमारा हो गया। तो हमने जब परचेज किया था तब हमने टोटल जो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा मिला वो 1,13,333 के बराबर था, और उसके लिए हमने 1,30,000 दिए, तो हमने 16,667 जो है वो ज़्यादा दिए। तो उन्होंने कहा अगर ज़्यादा दिए तो गुडविल, अगर कम दिए होता तो कैपिटल रिजर्व। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि सेकेंड स्टेप में पता करो कि 66.66% आपका मतलब 33.33% किसका है? माइनॉरिटी का। हमने कहा कि सही बात है। तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का जो शेयर है वो अलग से कैलकुलेट कर दो, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये इतना पोर्शन जो है वो आपको बिलोंग नहीं करता, वो किसको बिलोंग करता है? आउटसाइडर को बिलोंग करता है। जितना आउटसाइडर को बिलोंग करता है उनको क्या कर दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम से अलग कर दो। हमने कहा ठीक है। एच लिमिटेड में तो कुछ है नहीं, एच लिमिटेड के अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल और उसके टोटल रिजर्व एंड सरप्लस है उनका 33.33% आउटसाइडर का।
उन्होंने कहा ठीक है वो कैलकुलेट कर दो, हमने कहा वो कैलकुलेट कर दिया। फिर हमने कहा कि हमने जिस दिन इन्वेस्ट किया उसके बाद में उन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया उसका, तो उन्होंने कहा कि वो आपके एप्पल के फ्रूट के जैसे है। हमने कहा मतलब कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। हमने कहा उससे क्या होगा, उन्होंने कहा ये आपके P&L के अंदर ऐड होंगे, आपके जो रिजर्व है होल्डिंग कंपनी उनके अंदर ऐड होंगे, क्योंकि ये पैसा आपने कमाया है। समझ पा रहे हो बात, ये कोई एसेट सेल नहीं हुई है, ये आपने पैसा कमाया है, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट किया, उसके बदले में उन्होंने अर्न किया, उस अर्निंग में आपका हिस्सा है, तो ये आपके क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट टाइप होगा। और ये आपके क्या होगा, जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस है उसके अंदर ऐड होगा, जितना हिस्सा मिलेगा। हमने कहा ठीक है, जो उन्होंने कमाया 30,000 उसका 66.66% 20,000 हमें मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, सॉरी हाँ एक सेकंड, कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 70,000 नहीं है, दोनों उल्टे लिख दिए भाई। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो था वो 66,667 था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 66,667 था, और ये 70,000। कोई बात नहीं, वो तो लिखने में थोड़ा सा चूक हो गया। तो ये उन्होंने कहा कि तो आप क्या कर दीजिए, उसमें जितना पोर्शन मिलेगा वो आपके P&L में ऐड कर दीजिए। हमने P&L में ऐड कर दिया और ये कितना हो गया, 70,000 हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। ये आपका सबसे बेसिक से बेसिक पोर्शन जो है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है वो ये। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अब इसके बाद में हम एक एक कॉन्सेप्ट है जो उनको बात करेंगे। ये आपके टोटल 6 कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में बात करने हैं, ठीक है। 7 है नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 7 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने, ठीक है। अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सर यहाँ तक की तो बात है जो समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखो एक बात हमने क्या कही थी, हमने तो बहुत सारी बातें कही थी, ठीक है, जिसमें से एक बात अब जो कही थी उसके पीछे पढ़ते हैं। हमने क्या कहा, इस अगर सपोज 1000 एप्पल ट्री में से एप्पल ट्री में से सपोज हमने क्या कर दिया 300 जो है वो क्या किया, एप्पल ट्री सेल की, तो वो क्या होगी, हमारी असेट की सेल होगी, और वो क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। सही बात है सर, असेट की सेल है, कैपिटल रिसिप्ट होगी। क्लियर है। और ये जो फॉर्म है, ये जो भी कुछ कमा के हमें दे रही है, तो वो हमारे लिए, अगर हम जैसे एप्पल के फ्रूट सेल कर रहे हैं, तो वो फ्रूट का सेल जो है वो क्या होगा, हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्योंकि वो हमारे लिए इन्वेंट्री के जैसा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, ठीक है। अगर कैपिटल रिसिप्ट होगा तो कैपिटल रिसिप्ट आपका क्या करेगा, असेट की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। और ये आपका क्या करेगा, P&L को बढ़ाएगा। सही बात है। असेट अगर सेल करते हो तो उस केस के अंदर एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, जैसा भी सिचुएशन बनती है। सही बात है सर, बराबर कह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सेम वही कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया था, जिस दिन हमने 66.66% कैलकुलेट इन्वेस्ट किया था, उस दिन हमने क्या किया था, उसकी 1,50,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल और 20,000 के उसके जो रिजर्व एंड सरप्लस थे, उसका हमने क्या किया था, 66.66% परचेज किया, ठीक है। 66.66 परचेज किया, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने कितना हिस्सा ले लिया, 1 लाख ले लिया, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस में कितना ले लिया, 16,667। सही बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक तो हमको समझ आ चुका। अब इसके बाद में कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया, ठीक है। इसके बाद में कंपनी ने कुछ और प्रॉफिट कमाया 30,000, और उसमें से अगर कुछ पैसा अगर हमें मिलेगा, अगर एच लिमिटेड को मिलेगा, अगर एच लिमिटेड को इस 30,000 में से जो एक्स्ट्रा कमाए उसके बाद में कमाए, उसमें से कुछ पैसा अगर एच लिमिटेड को मिलेगा, तो वो तो एच लिमिटेड के किस में जाएगा, P&L में जाएगा। अगर ये बांटेगा तो भी P&L में जाएगा, और अगर बांटेगा नहीं तो भी P&L में जाएगा। सर मतलब सपोज ये 30,000 उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तब हमने क्या किया था, हमने हमारे जो रिजर्व एंड सरप्लस थे उसमें 30,000 जो अर्निंग थे उसका क्या किया, 30,000 का 0.66666 कितना था, 20,000 रुपये हमने हमारे P&L में क्या किए थे, ऐड किए। सपोज इस 30,000 में से उसने क्या किया, 20,000 रुपीज़ का क्या किया,
उसने डिविडेंड दिया, 20,000 का क्या किया, डिविडेंड दिया, और 10,000 उसने क्या किया, रिटेन की। सेकंड सिचुएशन उसने क्या किया, 10,000 क्या किया, रिटेन किए, और 20,000 क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। अब जब डिविडेंड ये बांटेगा एच लिमिटेड, तो क्या एच लिमिटेड को भी कुछ मिलेगा क्या? हाँ, एच लिमिटेड ने कितने 66.66% जो है वो इन्वेस्टमेंट किसका है, रिसिप्ट बाय एच लिमिटेड। इस 20,000 का 66.66% पोर्शन किसके पास है, एच लिमिटेड के पास है। तो वो क्या कहेगा, इस 20,000 का मुझे कितना मिलेगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 66.66%, मतलब कि कितना, 13,333 इसको मिलेगा। और मिलेगा तो ये कहाँ लिख देगा, P&L में। ये 10,000 जो उसने रिटेन किया है, तो ये क्या कहेगा जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तब, कि ये जो है ये प्रॉफिट कमाया है और मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद में प्रॉफिट कमाया, इस वजह से ये इसका भी 66.66% मेरे P&L में जाके जुड़ेगा। कितना, 66,667। अल्टीमेटली उसके P&L में कितना जुड़ेगा, 20,000। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि चाहे एज लिमिटेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे एज लिमिटेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें, अल्टीमेटली उसका तो पोर्शन कितना है, एच लिमिटेड का 66.66%, और वो क्या करेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड करेगा। अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तब तो उसे एच लिमिटेड को रिसीव हो गया होगा, तो उसके P&L में एडजस्ट हो चुका होगा। अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो अभी भी उसकी बैलेंस शीट में पड़ा है, तो वो क्या करेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त उसे क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है सर, इसको क्या कहा जाता है, ये जो 30,000 है इसको क्या कहा जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसे क्या कहा जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जो आपका स्टडी मटेरियल इसके लिए क्या वर्ड यूज करता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, हम क्या कहेंगे इसको, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब सपोज इसने क्या किया था, हमने कहा कि आपने कितने दिए थे, उन्होंने कहा कि 1,30,000। ठीक है, उन्होंने कहा क्या लिया था, हमने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 का, और रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 का था। इसका 66.66% लिया था हमने, तो ये 1 लाख और ये 13,333 रुपये हमने लिए। अब सपोज इस 20,000 में से, इस 20,000 में से सपोज क्या किया गया, 10,000 का डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 10,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, इस 10,000 में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड, कुछ पोर्शन एच लिमिटेड को भी मिलेगा। कितना मिलेगा, जब भी वो डिविडेंड बांटेगा तो उसका 66.66% अपने पास है, तो 10,000 रुपीज़ का हम क्या कहेंगे कि 66.66% जो है वो हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.66666 कितना हो गया, 66667। ठीक है, अब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो क्या है, कितने का बचे, 10,000 का बचे। कितने का बचे, 10,000 बचे। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अब इस केस के अंदर, इस वाले पॉइंट के अंदर हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किसका हुआ है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का। ठीक है, या फिर यूँ कहो, अगर आप अपने एग्जांपल में समझें तो ये जो था इसका 66.66% क्या था, ये एप्पल का ट्री था। ये हमने एप्पल का ट्री लगाया था जिससे कुछ रेवेन्यू होने वाला था, कुछ कमाने वाला था और उससे कुछ पैसा मिलने वाला था। अब अगर इसी में से कुछ पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो ये क्या होगा, एप्पल के ट्री के सेल के जैसा होगा। समझ पा रहे बात, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बदले में अपने को ये मिला 1 लाख और ये 13,333 रुपये का रिजर्व एंड सरप्लस मिला। अब इसके बाद में कंपनी कुछ अर्न करती है और उससे मिलता है, तो पोस्ट एक्विजिशन हमारे प्रॉफिट में जाना चाहिए, रेवेन्यू रिसिप्ट समझ आता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में से कुछ पैसा कंपनी वापस कर रही है, एच लिमिटेड रिटर्न कर रही है, मतलब वो क्या कर रही है, एसेट का रिटर्न कर रही है। वो क्या कर रही है, एसेट का रिटर्न कर रही है। तो इसको क्या कहा गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और इसको क्या कहा गया, कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट का क्या किया जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट का एडजस्टमेंट जो है उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से होगा। सर ऐसा कैसा, सेम एज इट इज हम इस 13 में पढ़ते हैं। हाँ, इस 13 में भी यही करते हैं कि प्री एक्विजिशन अगर कोई डिविडेंड आता है
तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होता है, और पोस्ट एक्विजिशन अगर कोई प्रॉफिट जो है वो अपने को मिलता है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उसे P&L में लिखते हैं। क्लियर है? तो ये जो है कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट का हमने क्या कहा, हमने पूछा कि क्या करें, तो उन्होंने कैसे क्या करोगे आप, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करोगे। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, हमने कितने में ख़रीदा है, 1,30,000। ठीक है, हम इसमें से क्या करेंगे, लेस रिसिप्ट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब हम क्या कहेंगे, इस 1,30,000 का कुछ पोर्शन कंपनी ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। हम क्या कहेंगे, हमें कितना रिटर्न मिला है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 66.66%। तो हमारा कितना पोर्शन वापस दे दिया उन्होंने, 667, कितना, 667। तो ये कितना हो जाएगा, 1,30,000 माइनस 666। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,23,333। अब हमने कहा कि सर इससे तो गुडविल की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, क्या गुडविल की वैल्यू में या कैपिटल लेजर में चेंज आएगा क्या, चेक कर लो भाई। लेस शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, जो कितने की, एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी भाई, 1,50,000। 1,50,000 का 66.66% का 0.6666 कितना परसेंट, कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, लेस शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, जो कितना बचा, 20,000 था जिसमें से 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही कितना बचा, 10,000 बचा, जिसमें से 66.66% जो है वो कितना है, तो ये करो कितना हो गया, 1,23,333 माइनस 1,00,000 माइनस 6667। ठीक है, 16,667 रुपये गुडविल। सर गुडविल का पोर्शन तो चेंज हुआ ही नहीं, क्या होना चाहिए था क्या भाई, नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि एस लिमिटेड के पास पड़ा था तो भी हम कंसोलिडेटेड में था, हम हमारे पास ले रहे थे। अब उसने डिस्ट्रीब्यूट किया तो भी हम हमारे पास ही मानेंगे, समझ पा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो ग्रुप का पैसा ग्रुप में रहा, पहले एस लिमिटेड में था, अब वो ग्रुप का पैसा किसके पास आ चुका है, एच लिमिटेड के पास आ चुका है। तो अल्टीमेटली ग्रुप का पैसा ग्रुप के अंदर ही बढ़ा है। तो ग्रुप का पैसा जब तक ग्रुप में रहेगा तब तक हम उसे क्या करेंगे, हमारी बुक के अंदर उसे क्या, उससे गुडविल के अंदर कोई चेंज आना चाहिए क्या, नहीं, कोई भी चेंज आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम समराइज करें तो हमें इतनी चीज़ समझ आई कि जो आपका एस लिमिटेड की, जो एस लिमिटेड है उसका जो प्रॉफिट होगा उसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ये क्या होगा, कैपिटल नेचर का होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक है, इससे अगर कुछ रिसिप्ट हो गए, अगर इससे कुछ रिसिप्ट हो गए, अगर इससे रिसिप्ट बाय एच लिमिटेड, अगर इससे कोई रिसिप्ट हो गया एच लिमिटेड को, तो वो भी क्या हो गया, कैपिटल नेचर। ठीक है, और वो कहाँ से एडजस्ट होगी, अरे भाई वो कहाँ एडजस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, क्लियर है। इससे जो रिसिप्ट होगी वो क्या होगी, रेवेन्यू नेचर की होगी। और अगर इससे कोई रिसिप्ट बाय एच लिमिटेड, तो वो एच लिमिटेड के कहाँ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगी।
अगर इतना समझ आ गया तो बता दीजिएगा भाई हाँ इतना समझ आ चुका है। क्लियर है, ये वाला पोर्शन तक समझ आ गया क्या? अब हम इससे आगे बात करते हैं। अब हम इसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं। क्लियर, एक एक एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले बात करना है डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड। डिविडेंड डिक्लेयर किया गया और पे किया गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा और इसका आंसर आप खुद देते जाइएगा। अपन उसको यहीं ले आते हैं, इतना ऊपर नीचे कौन करेगा। भाई आज अगर मैं ये क्लास कंप्लीट करने के बाद में आज क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, उसका कल क्वेश्चन करवाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको मज़े करने के लिए टाइम दे रहा हूँ। मैं आज आपको टाइम इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप क्या करो, इसको समझो और अच्छे से कि भाई हाँ एक एक पॉइंट को आप वापस क्या करो, उसका इम्पैक्ट खुद से समझो, तो आपको क्या होगा ये और अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। ऐसा नहीं कि सर ने कहा है कि आज तो भाई क्वेश्चन इसके कल करेंगे, इसका मतलब आज मज़े करना, ऐसा नहीं है भाई। आपको क्या करना है, इसके एक एक एडजस्टमेंट को अच्छे से समझना। सबसे पहले बात करते हैं, अब आप खुद बताइएगा, डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड। पहले बात करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर भी किया गया और डिविडेंड पे भी किया गया, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें, एडजस्टेड एंड नॉट एडजस्टेड, ठीक है। फिर एडजस्टेड और नॉन एडजस्टेड के अंदर भी, एडजस्टेड और नॉन एडजस्टेड के अंदर भी दो चीज़ें, एडजस्टेड में करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ठीक है। और नॉन एडजस्टेड के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, आउट ऑफ प्री आउट ऑफ पोस्ट, ठीक है। करेक्ट के अंदर भी आउट ऑफ प्री आउट ऑफ पोस्ट, ठीक है। इनकरेक्ट के अंदर भी वही सिचुएशन दो। इसके बाद एक भी सिचुएशन नहीं बचेगी आपके लिए इंटर लेवल पे, ठीक है। ये सारी सिचुएशन जो है वो मैंने बात कर ली यहाँ पर आउट ऑफ पोस्ट। तो समझिएगा भाई, एस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे किया, ठीक है, लेकिन उसका अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किया है, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर आउट ऑफ प्री है और अगर आउट ऑफ पोस्ट है तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर एडजस्टमेंट बाकी है तो एच लिमिटेड आउट ऑफ प्री का क्या करेगी, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया और उन्होंने पे कर दिया है तो और अभी एडजस्टमेंट करना बाकी है, तो उस केस के अंदर एच लिमिटेड क्या करेगी, किससे एडजस्ट करेगी, एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही बात है भाई, अगर एच लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया एंड पे किया और वो एच लिमिटेड को मिला, अगर प्री एक्विजिशन से तो किससे एडजस्ट करेगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। और अगर आउट ऑफ पोस्ट है तो उस केस के अंदर एच लिमिटेड किस में एडजस्ट करेगी, एडजस्ट या फिर
एड इन रिजर्व एंड सरप्लस। समझ पा रहे बात? अगर एस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे किया, वो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से किया, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? अगर प्री एक्विजिशन से तो एडजस्ट केस से होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। जितने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लिखी हुई है एच लिमिटेड की बुक के अंदर, उसमें से जितना पोर्शन उसको मिला उतना क्या कर देगी? वो कम कर देगी। ये वाला एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आउट ऑफ पोस्ट है तो उस केस के अंदर वो कहाँ लिखा जाएगा? उसके थर्ड के अंदर जब कंसोलिडेटेड P&L कैलकुलेट करोगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करोगे, तो उसमें क्या कर दोगे? शेयर जितना है वो क्या कर दोगे? उसमें जितना रिसीव हुआ वो क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर है? यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अगर एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ तो कैसे करें। अगर उन्होंने एडजस्टमेंट कर दिया है, ध्यान समझिएगा, और उन्होंने करेक्ट किया है, अगर एडजस्टमेंट उन्होंने कर दिया है और उन्होंने करेक्ट किया है, ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट है तो प्री है, मतलब उन्होंने क्या कर दिया होगा? मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर आउट ऑफ पोस्ट है और करेक्टली किया है, मतलब क्या कर दिया उन्होंने? ऑलरेडी एडजस्टेड इन एच लिमिटेड P&L, उन्होंने एच लिमिटेड के P&L में उसको क्या कर दिया होगा? ऐड कर दिया होगा। अब उन्होंने क्या किया? एडजस्टमेंट तो किया, लेकिन उन्होंने नालायक उन्होंने क्या कर दिया? गलत कर दिया। गलत कर दिया मतलब आउट ऑफ प्री था, आउट ऑफ प्री का गलत क्या हो सकता है? उन्होंने गलत क्या होगा? आउट ऑफ प्री तो जो भी मिला डिविडेंड वो कहाँ होना चाहिए था? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होना चाहिए था, तो उन्होंने गलत करके क्या कर दिया हो? सपोज उन्होंने एच लिमिटेड के प्रॉफिट में ऐड कर दिया, ठीक है। या फिर आउट ऑफ पोस्ट था तो वो कहाँ जाना चाहिए था? P&L में जाना चाहिए था, तो उन्होंने क्या कर दिया? गलत क्या कर दिया होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर दिया। अब क्या करें? दोनों ही केस के अंदर अगर ये वाला पोर्शन है तो भी क्या करेंगे? गलती सुधारो, हाँ, करेक्ट ट्रीटमेंट करो। मतलब क्या हुआ? एच लिमिटेड के प्रॉफिट में ऐड कर दिया और नहीं करना चाहिए था, तो एच लिमिटेड के प्रॉफिट से वापस लेस कर दो और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में वापस लेस कर दो, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा? सेम यही बात होगी कि गलती सुधारो और करेक्ट ट्रीटमेंट करो। ठीक है, ये भाई ऐसा हो गया, ठीक है, मैं इसको ट्राई देता हूँ। गलती सुधारो, गलती सुधारो, करेक्ट ट्रीटमेंट करो। और यहाँ पर भी क्या है? गलती सुधारो व करेक्ट ट्रीटमेंट करो। क्लियर है? तो अगर उन्होंने एडजस्ट नहीं किया तो एडजस्ट कर देंगे, अगर उन्होंने सही से एडजस्ट कर दिया है तब तो उन्होंने एडजस्ट कर चुके होंगे, और अदरवाइज अगर गलत कर दिया तो हम उस पहले गलती को सुधारेंगे और फिर क्या करेंगे? सही कर देंगे। क्लियर है? ये वाली बात समझ आ गई होगी। डिविडेंड का पोर्शन आपको पूरे से अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और पे कर दिया है तो उसके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, समझ पा रहे बात? सेकंड हो सकता है डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड। डिविडेंड डिक्लेयर तो किया है लेकिन डिविडेंड पे नहीं किया। सेकंड केस क्या हो सकता है? डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पे, ठीक है। अब अपन इनकरेक्ट वाला नहीं देखेंगे क्योंकि इनकरेक्ट वाला आपको समझ आ गया कि भाई उसमें वो कुछ भी नहीं है, वो क्या किया है, जो गलत किया उसको सही करना है पहले, मतलब उसकी रिवर्स एंट्री करनी है और फिर आपको सही करना है, ठीक है। अब डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, उसमें भी दो चीज़ें,
एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड, एडजस्टेड इन एस लिमिटेड, ठीक है, नॉट एडजस्टेड इन एस लिमिटेड। तो जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं हम एंट्री क्या करते हैं, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस टू परपोज डिविडेंड, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं हम, परपोज डिविडेंड टू बैंक। तो अगर पे करते हैं तो परपोज डिविडेंड से परपोज डिविडेंड कट हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पे नहीं किया, मतलब ये एंट्री की है क्या, नहीं ये एंट्री की नहीं है। तो अभी क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा कहाँ चला गया, परपोज डिविडेंड में चला गया, ठीक है। अब एडजस्टेड और नॉन एडजस्टेड के अंदर भी आउट ऑफ प्री है, आउट ऑफ पोस्ट है, ठीक है, और नॉट एडजस्टेड के अंदर क्या है, आउट ऑफ प्री, आउट ऑफ पोस्ट, ठीक है। इसको समझने के लिए अपने को फिगर चाहिए, ठीक है। तो ओपनिंग हम देख लेते हैं, ठीक है, या फिर हम प्री लिख देते हैं उसको। प्री हमारे पास सपोज प्री रिजर्व, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन रिजर्व जो है वो हमारे हैं सपोज 20,000, पोस्ट जो है वो कितना हो जाएंगे सपोज 30,000, और परपोज डिविडेंड जो है वो कितना है, परपोज डिविडेंड इन्हीं में से, ठीक है, प्री और पोस्ट में से परपोज डिविडेंड दोनों में से मिला के जो है वो 10,000। अब पहली सिचुएशन है कि एडजस्टेड इन एस लिमिटेड, अगर एस लिमिटेड ने एडजस्ट कर दिया तो प्री में से एडजस्ट किया, इसका मतलब क्या होगा, फिर हमारे प्री एक्विजिशन कितने बचेंगे, प्री एक्विजिशन रिजर्व कितने बचेंगे, 20,000 है, जिसमें से 10,000 का प्रपोज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। प्री एक्विजिशन रिजर्व में क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस कितना 10,000। लेकिन ये जो प्री में से अगर कुछ डिविडेंड प्रपोज किया गया तो वो भी किस में क्या माना जाएगा, जब तक उसको पे नहीं किया जाएगा तब तक उसे भी क्या माना जाएगा, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि प्रपोज डिविडेंड की वही आइडेंटिटी रहेगी, जब तक उसको पे नहीं किया जाएगा तब तक उसकी वही आइडेंटिटी रहेगी जो उसकी प्रपोज करने से पहले थी। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर प्रपोज करने से पहले अगर वो प्री एक्विजिशन था तो उस केस के अंदर वो क्या होगा, प्रपोज करने के बाद भी क्या होगा, प्री ही रहेगा। मतलब क्या हुआ, प्री एक्विजिशन रिजर्व में क्या करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस कितने का 10,000 का, और प्रपोज डिविडेंड कितने का 10,000 का, ठीक है, और पोस्ट कितना 30,000। अगर पोस्ट से किया है तो प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस कितने का 10,000 का, और पोस्ट वाले रिजर्व एंड सरप्लस कितने, तो आप कहोगे कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कितने बचे 30,000 थे, जिसमें 10,000 का उन्होंने प्रपोज कर दिया, बाकी का रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि प्रपोज डिविडेंड को सेम एज गुड एज रिजर्व माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो पैसा कहाँ से है, रिजर्व से है, पे कर देते तो टू बैंक कर देते, लेकिन जब तक पे नहीं करोगे तब तक वो क्या रहेगा, प्रपोज डिविडेंड में रहेगा, तो वो सेम एज गुड एज रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा। और वो कब तक रहेगा, जब तक उसे पे न कर दिया जाए। उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी, जैसे उसकी आइडेंटिटी पहले थी, मतलब अगर वो पहले प्री में था तो अब वो प्रपोज डिविडेंड भी प्री में होगा, अगर वो पहले पोस्ट में था तो उस केस के अंदर अब भी पोस्ट में रहेगा, ठीक है। अब अगर उनको एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है, अब इसके अंदर वैसे दिक्कत आएगी नहीं, ये सेम ही, अगर उन्होंने एडजस्ट नहीं किया तो हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अगर उन्होंने एडजस्ट कर दिया तो ये सिचुएशन उन्होंने बना के दे दी होगी, अगर ये उन्होंने एडजस्ट कर दिया तो वो खुद बना के इस तरीके की सिचुएशन देंगे, और अगर उन्होंने नहीं किया तो उस केस के अंदर ये सिचुएशन हम बना देंगे। क्लियर, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब सपोज उन्होंने कहा कि सॉरी ये नॉट एडजस्टेड वाला है, अगर उन्होंने एडजस्ट नहीं किया तो हमने एडजस्ट किया, नॉट एडजस्टिंग, ठीक है। अब अगर यहीं पर उन्होंने एडजस्ट कर चुके हैं, अगर उन्होंने एडजस्ट कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर उन्होंने एडजस्ट कर चुके हैं तो उनका क्या होगा,
प्री एक्विजिशन कितना है 20,000, पोस्ट एक्विजिशन कितना 30,000, और प्रपोज डिविडेंड अगर वो एडजस्ट कर चुके हैं तो वो प्रपोज डिविडेंड क्या होगा, अलग से होगा कितना 10,000। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर उन्होंने एडजस्ट कर चुके हैं तो ये प्रपोज डिविडेंड क्या होगा, अलग से होगा। तो अब आपको प्री का, अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ठीक है। प्री एक्विजिशन कितना होगा इस केस के अंदर, तो आउट ऑफ प्री अगर आप बात करोगे, ठीक है, अगर ये प्री से किया एडजस्ट, ठीक है, तो आपके प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, रिजर्व एंड सरप्लस तो कितने पड़े 20,000 अभी भी पड़े हैं, और उसके अलावा प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफ़र कर चुके हैं 10,000, मतलब कि प्री एक्विजिशन थे कितने टोटल 30,000। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो 20,000 लास्ट में शो कर रहा है, कह रहा है कि अभी भी प्री एक्विजिशन जो है हमारे क्लोजिंग जो 50,000 का टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें से प्री कितने के 20,000 है, और हम उसमें से प्रपोज डिविडेंड 10,000 का एडजस्ट कर चुके हैं। मतलब कि एक्चुअल में प्री एक्विजिशन कितने थे 20,000 थे, और प्रपोज डिविडेंड कितने, एक्चुअल में प्री एक्विजिशन कितने थे 30,000 थे, जिसमें से 10,000 हम प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। ठीक है, और पोस्ट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब अगर आउट ऑफ पोस्ट है और वो एडजस्ट कर चुके हैं, मतलब कि इस ये जो 30,000 है ये कब आया है, प्रपोज डिविडेंड में 10,000 ट्रांसफ़र करने के बाद में, मतलब कि पहले कितना था ये P&L 40,000, पोस्ट कितना था 40,000, तो हम क्या कहेंगे प्री कितना रिजर्व एंड सरप्लस 10,000, ठीक है, सॉरी 20,000, और पोस्ट के अंदर कितना, तो हम क्या कहेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में तो कितना 30,000, और इस रिजर्व एंड सरप्लस पोस्ट वाले में से 10,000 रुपये कहाँ ट्रांसफ़र किए गए, P&L में ट्रांसफ़र किए गए, तो वो क्या कर देंगे 10,000 P&L में कर। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। अब इनके सिचुएशन को एक एक को आपको धीरे धीरे एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये समझ आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड। वैसे ये डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड वाली जो सिचुएशन है ये आपके इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछी नहीं है, और आगे भी पूछने के चांसेस कम ही है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर होगा तो सर क्या होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा बाकी रिजर्व का होता है। मतलब क्या हुआ, अगर रीवैल्यूएशन आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा उससे पहले अगर किया गया तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व किस में आएगा, प्री में आएगा। अगर जिस दिन आपने खरीदा उसके बाद में रिवैल्यू किया गया तो वो किस में आएगा, पोस्ट में आ जाएगा। और जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन रिवैल्यू किया गया तो भी वो किस में आएगा, प्री में आएगा। हम मानेंगे पहले रिवैल्यू किया और फिर खरीदा। क्लियर है। अब सर इसके अंदर एक चीज़ समझिएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्या कहता है, AS 10 कहता है कि भाई अगर आप एसेट को रिवैल्यू अपवर्ड करते हो तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो पैसा आप अपवर्ड जितना रिवैल्यू करते हो वो पैसा आपके कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। क्लियर है। और फिर क्या करोगे, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगाओगे, सपोज 1,000 की एसेट थी और उसको रिवैल्यू करके आपने 2,000 कर दिया, 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे। पहले आपका 1,000 पे कितना लगना चाहिए था, 100 रुपये लगना चाहिए था। अब 2,000 पे कितना लगेगा, 200 लगेगा। तो वहाँ पर AS 10 क्या कहता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कहाँ से एडजस्ट होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, अगर जो एडिशनल अमाउंट जो होगा डेप्रिसिएशन का वो किससे होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा। क्लियर है। उसके बाद में फिर आपके अभी इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व को एक क्वेश्चन करेंगे तब वो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसके अलावा आता है एक अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, देखो अब सपोज क्या किया था, ऐसा कैसा आपने उसमें भी देखा था अमालगमेशन में, ये H लिमिटेड है और ये S लिमिटेड है। ठीक है। अब H लिमिटेड ने क्या किया, सपोज 50,000 का एसेट जो है वो क्या किया, इसको कितने पे ट्रांसफ़र कर दिया, 70,000 पे ट्रांसफ़र कर दिया। 20,000 का उसने क्या किया, प्रॉफिट लिखा। अभी H लिमिटेड और S लिमिटेड दोनों अलग अलग थे। क्लियर है। तब तक तो कोई दिक्कत थी क्या, नहीं। फिर H लिमिटेड ने क्या कर दिया, इसमें 51% होल्डिंग ले ली। तो अब H लिमिटेड क्या हो गई, S लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी हो गई। ठीक है। अब इसको पता है कि इसके बुक के अंदर एसेट की वैल्यू कितनी, 70,000। पहले H लिमिटेड ने जब सेल किया था S लिमिटेड को, तब वो क्या था, किसी आउटसाइडर को सेल था और वो क्या था, हमने प्रॉफिट रियलाइज माना था। लेकिन क्योंकि अब जिस पराये को हमने सेल किया था उसको अब हम अपना बना चुके हैं। जिस S लिमिटेड को पराया समझ के हमने उसको माल ज़्यादा पे चिपकाया था, उस पराये को अब हम क्या कर चुके हैं, अपना बना चुके हैं। ठीक है। तो अब उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर
फिर अपने को अजय देवगन जैसा बोलना पड़ेगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। मतलब जिस स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 50,000 थी, उसको आपने कितने पे किया 70,000। अब एस लिमिटेड में कितना लिखा हुआ 70,000। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट क्या हटाना पड़ेगा क्या? हाँ, ये हटाना पड़ेगा। पहले रियलाइज था लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या हो गया, अनरियलाइज हो गया। तो ये हटाना पड़ेगा क्या? हटाना पड़ेगा। अगर एच लिमिटेड को ट्रांसफ़र करती है तो उसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड, उसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू कितनी 50,000, तो हम क्या कर देंगे, इसका जो स्टॉक की वैल्यूशन है एस लिमिटेड की, उसकी स्टॉक की वैल्यू क्या कर देंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट जितना है उतने से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, एच लिमिटेड जो है वो क्या करेगी, इसने क्या किया, प्रॉफिट लिखा है 20,000 का, इसने क्या किया, इसने प्रॉफिट लिखा है 20,000 का, और वो भी किसको, अपनों को सेल करके। ठीक है, एस लिमिटेड को सेल करें, तो इसको क्या करना होगा, एच लिमिटेड को क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट जो है वो क्या करना होगा, 20,000 से कम करने होंगे। क्यों? क्योंकि ये अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। सर ऐसा कैसा, ये भी हो सकता है कि एस लिमिटेड ने क्या किया था, सपोज 50,000 का गुड्स जो है वो क्या किया, इसको 70,000 पे चिपकाया। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, एच लिमिटेड क्या करेगा, अपने स्टॉक की वैल्यू जो है वो क्या करेगा, 20,000 से कम करेगा। ठीक है, क्यों 20,000 से कम करेगा, क्योंकि अब उनको पता है कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू 50,000 है, ग्रुप में फिर ग्रुप के अंदर एक दूसरे से प्रॉफिट नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? अब इसने क्या किया है, 20,000 का प्रॉफिट लिखा। अब इसका प्रॉफिट जो है वो दो सिचुएशन हो सकती है। अगर ये उन्होंने होल्डिंग लेने से पहले सेल किया, अगर ये उन्होंने एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया उससे पहले ही सेल कर दिया था, या बाद में सेल किया। अगर पहले सेल किया था तो वो किसके प्रॉफिट में होगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में होगा। किस में होगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहाँ कहाँ एडजस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेटर, इसमें जो स्टेप 1 था उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन कहते हैं, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले में एडजस्ट होगा। और अगर बाद में सेल किया तो वो किस में पाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में लिखा गया होगा। ठीक है, तो वो कहाँ से एडजस्ट होगा प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। सर कैसे समझ नहीं आया, देखो भाई ये जो 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, ये किसने लिखा है, एस लिमिटेड ने लिखा है। सपोज ये पहले सेल किया था तो उस केस के अंदर क्या हो जाएंगे, प्री एक्विजिशन रिजर्व सपोज 40,000 थे, तो इसमें से 20,000 का अनरियलाइज ये क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो अल्टीमेटली ये कितना बचेगा, 20,000 बचेगा। तो प्री एक्विजिशन कम होगा तो उस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट आएगा। अगर ये सपोज उन्होंने बाद में सेल किया और बाद का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है सपोज 70,000, तो इस 70,000 में से ये क्या कर देंगे, 20,000 का अनरियलाइज हटा देंगे, तो पोस्ट एक्विजिशन कितना बचेगा, 50,000। पोस्ट एक्विजिशन कम होता है तो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट आता है। क्लियर है? इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कैसा होगा, सेम एज गुड एज किसका होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के जैसा होगा। मतलब कि अगर उसमें सपोज 40% इन्वेस्ट किया तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख देंगे और लेस उसमें से क्या कर देंगे, उसकी जो वैल्यू है वो भी लेस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आ जाएगा। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, अब अगर सपोज एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो अलग अलग है। मतलब जैसे एच लिमिटेड जो है वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो फीफो से करता है और एस लिमिटेड जो है वो किससे करता है, लीफो से करता है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपको दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम करनी होगी और उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट भी आपको कैलकुलेट करके एडजस्ट करना होगा। मतलब एस लिमिटेड को भी अगर जैसे फीफो से एच लिमिटेड फीफो से और एस लिमिटेड लीफो से, तो एस लिमिटेड को भी कहो कि वो फीफो से इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करें और जो उसके प्रॉफिट और लॉस पे इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट है जो कैलकुलेट करके उसके बाद में क्या करें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये क्या बात होती है भाई,
अब सपोज कोई कंपनी है जिसने क्या किया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया कि शेयर होल्डर रोने लग गए दुख के मारे, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। मतलब क्या हुआ कि सपोज उनकी इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1 लाख रुपये, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस थे 20,000, ठीक है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो 30%। तो इस केस के अंदर क्या कहोगे, पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या कहोगे कि 1 लाख प्लस 20,000 नेट आपका 1,20,000 का 30% सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, तो 1,20,000 इंटू 1,20 इंटू 0.3 36,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, लॉस हो गया सपोज 70,000 का, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना बचेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का 1 लाख का, और रिजर्व एंड सरप्लस कितने का बचेगा 20,000 माइनस 70,000 का लॉस हो गया, मतलब कि माइनस के 50,000। तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या कहोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या कहोगे 1 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल और माइनस के 50,000 के रिजर्व एंड सरप्लस, तो नेट उनके कितना 50,000 का 30% उनका 0.3 इंटू 50,000 15,000 उनका। अभी तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, लेकिन इसके बाद में उन्होंने फिर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर उनका लॉस जो है वो कितना हो गया 80,000 हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की 1 लाख की, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस पहले से 50,000 कम माइनस में थे और 80,000 और माइनस हो गए, तो कितना हो गया 1,30,000 रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का 30% और रिजर्व एंड सरप्लस का 30%, तो ये कितना हो गया 30,000 का 30% कितना हो गया 9,000 माइनस का 9,000 माइनस का। अब यहाँ पर एज 21 कहता है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब कि वो क्या शेयर होल्डर है, वो आउटसाइडर है, तो उस केस के अंदर उनसे पैसा मंगवाया नहीं जा सकता। शेयर होल्डर की तो अल्टीमेटली पेड अप कैपिटल ही उनकी, उनसे मंगवाया जा सकता है। तो ये जो 9,000 है ये जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप माइनस में नहीं लिखोगे। हमने कहा तो फिर क्या करें, उन्होंने कहा अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस में चला जाता है तो उस केस के अंदर अब क्या करना होगा, इसको एडजस्ट करना होगा बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को अपने से इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। हमने कहा फिर आगे अगर प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा सपोज नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या हो गया 30,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उस केस के अंदर तो उन्होंने कहा कि अब रिजर्व इसका माइनॉरिटी का पहले माइनस 9,000 था, अब कितना हो जाएगा, हमने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस के बचेंगे 1,10,000, क्योंकि 130 थे सॉरी 20,000 के, ठीक है, तो 1,10,000, तो हमने कहा कि अब हो जाएंगे उसके 10,000 के 0.3% 3,000। तो उन्होंने कहा कि ये जो 6,000 वापस का नेगेटिव जो अमाउंट कम होगा तो वापस वो क्या कर देंगे, होल्डिंग लिमिटेड को दे देंगे, ठीक है। फिर सपोज नेक्स्ट ईयर के अंदर वापस और क्या हो गया 40,000 का प्रॉफिट हो गया, तो फिर क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की 1 लाख की और रिजर्व एंड सरप्लस 1,10,000 थे माइनस के, जिसमें से 40,000 और रिसीव हो गया, तो 1,10,000 में से 40,000 और पॉजिटिव हो गया, तो अब कितना बचा 70,000 माइनस बचा, ठीक है। तो 30,000 का 30% मतलब कि 9,000, ठीक है। तो ये 9,000 मतलब कि एक्चुअल के अंदर वो वापस क्या करेगा 3,000 होल्डिंग कंपनी है जो अपना एडजस्ट कर लेगा, ऊपर जो 10,000 है ना वो ऊपर का एडजस्ट कर देगा। तो मतलब क्या हुआ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर नेगेटिव चला जाता है तो वो किससे एडजस्ट किया जाएगा, होल्डिंग कंपनी से एडजस्ट किया जाएगा, और जब वापस पॉजिटिव होगा तो वापस क्या कर दिया जाएगा, उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा। मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप नेगेटिव नहीं कर सकते। तो ये जो है ये आपका टोटल मिला के ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको अगर आप
इतना पढ़ के छोड़ दोगे तब तो ये चैप्टर आज आपसे बनेगा नहीं। लेकिन अगर आपने इनके एक एक कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से वापस रिवाइज किया तो आपको और समझ आएगा, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी इन ए रिलेशन टू वन, और थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं ताकि अपन कल सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। होल्डिंग कंपनी इन ए रिलेशन वन और अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। उन्होंने कहा होल्डिंग कंपनी मतलब कौन? होल्डिंग कंपनी मतलब उन्होंने कहा वो जिसकी कोई सब्सिडरी हो। बाप कौन? जिसका कोई बेटा हो। सेक्शन 287 अब कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया? इन विच ए होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं मतलब वो चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर सकते हैं, उसमें मेंबर को ला सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। मतलब कि जो उनके मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो सॉरी मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनको वो कंट्रोल करते हैं। या फिर एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। या फिर वो क्या करते हैं 50% या ज़्यादा, उससे ज़्यादा जो शेयर है वो क्या करते हैं या तो खुद से या अपनी सब्सिडरी के थ्रू क्या करते हैं किसी कंपनी में रखते हैं। मतलब कैसे हुआ, जैसे ये एच लिमिटेड है, ठीक है। एच लिमिटेड जो है वो क्या करती है 30% शेयर एच लिमिटेड के पास है और इसके 51% जो शेयर है टी लिमिटेड के जो 51% शेयर है वो एच लिमिटेड के पास है और इसने क्या कर दिया 21% ले ली। तो एच लिमिटेड भी क्या सब्सिडी बन जाएगी क्या? हाँ बन जाएगी। इसका और इसके सब्सिडी के द्वारा दोनों का मिला के अगर 50% से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर भी वो क्या हो जाएगी सब्सिडी कंपनी हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल और ये डेफिनेशन दे रखी है तो आप देख ही लीजिएगा। इसके बाद में कौन सी सिचुएशन के अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है? कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्प्रेरी। हमने 50% से ज़्यादा तो लिया लेकिन हमने क्या किया टेम्प्रेरी किया। हमारा इंटेंशन है कि हम उसे क्या कर देंगे जल्दी सेल कर देंगे, तो उसको आप उस केस के अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। विद ए व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोजल नियर फ्यूचर। हमने इन्वेस्टमेंट तो 50% ज़्यादा किया लेकिन हम उसे वापस सेल करने के लिए रखा है, हमने उसे सब्सिडी बना के रखने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं। या फिर सर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन, या फिर कोई एक्ट के थ्रू या किसी कारण से हमारे ऊपर क्या लग रखा है लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन लग रखा है कि हम इसको वापस सेल वगैरह नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर भी नहीं होगा। कंपोनेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मेन चीज़ यही पढ़ना है, ठीक है। कंसोलिडेटेड P&L कुछ भी नहीं है, दोनों के P&L जो है लाइन बाय लाइन ऐड करने, अगर कोई इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है तो उसको एलिमिनेट करना। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो लाइन बाय लाइन ऐड करना, अगर कोई इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है तो उसको रिमूव करना है। नोट्स और ये उनको उसमें भी कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं, ठीक है। कंसोलिडेटेड प्रोसीजर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल लेजर। सबसे पहले हम बात करेंगे गुडविल और कैपिटल लेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने वो देख लिया, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है, जो ये एग्जाम्पल आप ये वाला देख लीजिएगा। एच लिमिटेड एक्वायर 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एच लिमिटेड ऑन दैट डेट, पेड अप कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड 10,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, अकुमुलेटेड रिजर्व उस दिन बैलेंस था 1 लाख का। एच लिमिटेड पेड 1,60,000 टू एक्वायर 70% इंटरेस्ट इन एच लिमिटेड। एसेट ऑफ एच लिमिटेड और रीवैल्यूड ऑन 1/1/2017, 1/1/2017 को। हमने कब खरीदा है 1/1/2017 को, तो उस दिन खरीदा उसी दिन है, तो वो भी कहाँ होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व का भी पैसा पोर्शन हमें हमारे प्री के अंदर लेना होगा। एंड द रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ ₹20,000 वॉज असर्टेन। रिवैल्यूएशन लॉस जो वो 20,000 का असर्टेन हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि हमने क्या खरीदा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है उनकी 10,000 ऑफ 10 each, मतलब कि 1 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व कितने का है 1 लाख का, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का है उस दिन -20,000 का, ठीक है। तो इसका भी कितना 70%, इसका भी कितना 70%, इसका भी कितना 70%। और कॉस्ट कितनी दी हमने 1,60,000, तो 1,60,000 में से ये तो जो पोर्शन है 126 हटा दो, तो बाकी का क्या हो जाएगा गुडविल हो जाएगा, ठीक है।
एक और एग्जांपल दे रखा है, एक्वायर 70% इन बी लिमिटेड ऑन दैट रेट बी लिमिटेड एज पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 10,000 ऑफ 10 ईच। अभी तक तो सेम है, रिजर्व और बैलेंस सेम है 1 लाख। ऑन दैट डेट एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ वर रिवैल्यूड एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ 20,000 वर कैलकुलेटेड। तो उसमें प्री एक्विजिशन क्या हो जाएगा, 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस और 20,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, इसका 70%, इसका 70% और इसका 70%, तो 1,54,000 और पैसा दिया 160। तो पैसा कितना दिया है, ए लिमिटेड पेड 130, 31 ही दिया है, तो उसके इसके अंदर ज़्यादा पैसा मिला है तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ सब्सिडी, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ सब्सिडी शुड बी ट्रीटेड एज capital profit or loss, but if the fall in the value of asset occur after the date of acquisition, the loss should be treated as a revenue loss. Adjustment for depreciation would be made in the profit and loss of the subsidiary। मतलब क्या हुआ, जैसे परचेज किया उस दिन आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया, फिर उस रिवैल्यूएशन रिजर्व से अगर कोई पैसा एडजस्ट होता है, मतलब कि उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम करना पड़ता है, तो फिर उस केस में उसको क्या माना जाएगा, आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन द लॉस शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू लॉस। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब रिवैल्यूएशन सपोज आपने जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया उस दिन रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया 30,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद में उसमें से 10,000 रुपये वापस क्या कर दिया आपने, वैल्यू कम कर दी, तो वो क्या माना जाएगा, 10,000 जो वैल्यू में कमी आएगी वो प्री में नहीं एडजस्ट किया जाएगा, वो किस में माना जाएगा, पोस्ट में माना जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व उस दिन क्रिएट किया और उसके बाद में उसमें से डेप्रिसिएशन भी लगाया जाएगा, तो भी वो एस लिमिटेड जो वो अपने P&L से एडजस्ट करेगी। एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन वुड बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सिडी। क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। डेप्रिसिएशन ऑन चार्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी गिवन इफेक्ट टू depreciation on revalued asset will be taken as capital or revenue depending on the period which the depreciation belongs to। मतलब क्या हुआ, सपोज आपने एसेट क्या किया, 1 लाख की एसेट थी, उसका रिवैल्यू किया 1,50,000। ठीक है, और वो कब किया, कॉस्ट ऑफ जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा उसी दिन आपने ये किया। ठीक है, फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन जो पूरा किस पे लगेगा, 1,50,000 पे लगेगा। तो ये जो 1,50,000 अगर पीरियड का जो डेप्रिसिएशन है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन है, तो किससे एडजस्ट होगा, पोस्ट से। और अगर प्री एक्विजिशन से रिलेटेड पीरियड का डेप्रिसिएशन है तो वो किससे एडजस्ट होगा, प्री एक्विजिशन से। मतलब अगर आपने जिस दिन खरीदा उसी दिन रिवैल्यू किया है तो उस केस में तो पोस्ट ही होगा। ठीक है, तो वो पोस्ट से ही एडजस्ट होगा। अगर सपोज आपने मिड ऑफ द ईयर जो है रिवैल्यू जो है वो कब किया, साल के शुरुआत में, और आपने इन्वेस्टमेंट किया मिड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो फिर आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आधा पोर्शन किससे होगा, प्री से एडजस्ट होगा, और आधा किससे होगा, पोस्ट से एडजस्ट होगा। क्वेश्चन करेंगे तो इसको एक दो सिचुएशन बना के अपन इसको और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडी कंपनी, हम पूरा इसको अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप एक बार देख लीजिएगा क्या समझ आता है या नहीं आता, वैसे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में इलस्ट्रेशन पे, तो इलस्ट्रेशन वगैरह अपन कल करेंगे, बाकी का पोर्शन इसका कल करेंगे। यहाँ तक का पोर्शन बहुत ही ध्यान से अच्छे से, और मेरा मानो तो 2 बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर ये यहाँ तक का समझ आ गया तो कल अपने को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा या घंटा पर लगेगा, जिसमें हम क्वेश्चन कर लेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। क्लियर है? हाँ, रिवैल्यूएशन वाला अभी पॉइंट जो है वो थोड़ा बहुत आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, वो अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसकी सिचुएशन बना के हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको कंसोलिडेशन का पार्ट समझ आता है तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर बताएं कि हाँ सर, हमें कंसोलिडेशन का ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जो वो समझ आ गया, ताकि हमें कल इसके क्वेश्चन है जो रिकॉर्ड कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, जो आपके CA इंस्टीट्यूट के ग्रुप है उन सब के अंदर इस ग्रुप को, इस चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।